नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यदि कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कठिन से कठिन काम भी करना आसान हो जाता है, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। और ऐसा ही कर दिखाया है गांव उगरियावास जिला जयपुर के किसान महेश कुमार कुमावत ने। इन्होंने गैस की समस्या को देखते हुए खुद ने ही गोबर गैस प्लांट तैयार कर दिया और ये साबित कर दिखाया कि यदि आप में कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि इन्होंने गोबर गैस प्लांट किस प्रकार से तैयार किया। मेरा नाम महेश कुमार कुमावत, गांव उगरियावास, जिला जयपुर, राजस्थान। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर मेरी परिवार की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, इसके लिए मैं यहाँ छोड़ के और फिर टाइल मार्बल का काम सीखने के लिए महाराष्ट्र चला गया। मैंने महाराष्ट्र के अंदर टाइल्स और मार्बल का काम सीखा। फिर मैंने वहाँ कम से कम 10 साल तक काम किया। तो वहाँ से हमको एक बाहर गांव जाने के लिए मौका मिला, जो एक जैन आश्रम था। वहाँ पर ये बायोगैस का ये प्लांट बना हुआ था। तो हमने वहाँ बने हुए को देखा तो मेरी भी इच्छा हुई उसको बनाने में। तो पर हमारी कंडीशन थोड़ी उस टाइम अच्छी नहीं थी। तो फिर हम वहाँ से घर आ गए। फिर हमने घर पे आने के बाद सबसे मैंने बातचीत की, भाई क्या है इसको ऐसा अपन बना ले। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में बनाने के लिए सोचे। वहाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि वहाँ पूछा तो किसी बताने वाला भी नहीं था। तो वही मैंने माइंड में रखा और फिर यहाँ उसकी तैयारी की। थोड़ा इनकम हो गई, थोड़ा वहाँ काम सीखने के बाद मैंने 2 पैसे कमाए। फिर कमाने के बाद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके फिर मैंने ये गैस का, एक गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची। किसान भाइयों के सामने दिन प्रतिदिन एलपीजी गैस की आसमान छूती कीमतें और गैस को लाने ले जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो गैस समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या को देखते हुए यदि किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं और गैस पर होने वाले खर्च से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इससे मिलने वाली खाद खेती और बागवानी के लिए भी काफी लाभकारी है। इसी लाभ को देखते हुए इस किसान भाई ने गोबर गैस प्लांट लगाकर लाभ उठा रहे हैं। मैंने ये गैस का, एक गोबर गैस का प्लांट बनाने की सोची। तो पहले मैंने ये खुदाई की, हम चारों भाई मिलके, और इसकी मिट्टी बाहर निकाल दी। ये ऐसा 12 फुट चौड़ा है, ऐसा 12 फुट है और ऊंचाई है ना इसकी 9 फीट है ऊंचाई। और फिर इसका हमने मिट्टी को साफ करके इसके नीचे पत्थर वत्थर डाले और इसका फर्श डाला। फर्श डालने के बाद ये एक गुम्मच गोलाकार आकृति में है ये, और इसके अंदर 1000 ईंट लगती है और इसमें कम से कम 50 गमला बजरी का लगता है इसमें, और कम से कम 8 कट्टे सीमेंट के लगते हैं। एक राउंड इसमें जैसे इसको बनाएंगे, ये एक दिन में नहीं बनता है, कम से कम इसके अंदर 15 दिन लगते हैं इसको बनाने में, क्योंकि वो गोलाकार आकृति में रहता है। तो इसके अंदर इसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है, पर मैंने तो लेबर लगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने इसको बनाया, इसका बीड़ा उठाया। ये जो बना हुआ है ये गोलाकार आकृति में है। और फिर ये बनाने के बाद फिर बनता है इसका ये मिक्सिंग टैंक, ये इधर से बाहर निकलने वाला आउटलेट। और इसका खर्चा है ना लगभग उस टाइम मेरा 18,500 के लगभग खर्चा आया था इसमें। बनाने के बाद मैंने कम से कम इसको 25 से 30 दिन तक मैंने गोबर इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास कम से कम 25-30 पशु है। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानस था भाई अपन ये प्लांट बनाएं, क्योंकि गोबर गैस में सुना भी था, पड़ता था, तभी से मेरा ऐसा मानस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर लगता है इसमें फर्स्ट टाइम। उसके बाद में तो इसमें 2 गमला या 1 गमला, जैसे जैसे कभी 2 दिन से भी डालो, कभी 4 दिन से डालो, 5 दिन से भी डाल सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है भाई एक ही दिन डेली रोज़
डालना पड़ेगा, नहीं, इसमें 3-4 दिन 5 दिन से भी डाल सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये गैस काम करती है और नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। ये इसका ये ऊपर एक होल छोड़ना पड़ता है जिसके अंदर ये अपन पाइप लगाएंगे। ये पाइप मतलब 1 इंच का होना चाहिए और ऊपर जो ऊपर का सिरा है गोलाई का उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने के बाद एक ये अपना वाल लगेगा और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये मिक्स करने का गोबर का मिक्स करने का टैंक है, ये इसकी ऊंचाई से ऊपर रहता है। ये 3x3 का मिक्स टैंक बनाया जाता है जिसमें अपन गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें पानी गोबर उसी हिसाब से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। जो यहाँ से गोबर निकलता है और ये ही एक रास्ता भी है इसको मतलब साफ करने का। और ये पाइपलाइन है, इसके द्वारा ये इसमें से गैस जाती है। ये इस प्रकार जलती है। ये इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है और उससे भी अच्छी जलती है और इसकी चाय खाना बहुत टेस्टी बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये बनाना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि 2 सिलेंडर के पैसे बचते हैं मेरे 1 महीने के, तो 12 महीने के 24,000 रुपये हुए और खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये किसान भाई गोबर गैस प्लांट लगाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि इससे इनको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इससे इनको खाना पकाने में आसानी रहती है, चूल्हे की धुएं से निजात मिली, गोबर गैस लगाने से लकड़ी की बचत हुई, जब चाहे तब गोबर गैस उपयोग में ले लेते हैं। इससे एलपीजी गैस में होने वाले खर्च की बचत हुई और इससे मिलने वाली खाद को फसलों में उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा। तो इस किसान भाई ने गोबर गैस लगाकर आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत को सिद्ध कर दिखाया। आप भी इस तरह के बायोगैस प्लांट लगाकर लाभ उठा सकते हैं। मेरे कम से कम 1 महीने में 3 सिलेंडर लगते हैं। इससे 2 सिलेंडरों की मेरी इससे बचत होती है। मेरा 1 सिलेंडर एलपीजी का लगता है और 2 सिलेंडर ये इससे बचते हैं, जिससे मेरा खाना चाय दूध सब गर्म होते हैं इससे। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे ही ख़त्म होगी 1 या 2 घंटे बाद वापस अपना प्रक्रिया करता है और गैस वापस से इसमें स्टॉक हो जाती है और वापस से चलता रहता है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है भाई ये बंद हो गई या ख़त्म हो गई, ये एनी टाइम चलती रहती है। और जो इसका ये गोबर निकलता है ये जैविक खाद में प्रयोग आता है। मतलब इसको निकलने के बाद ये कम से कम 1 साल बाद में गोबर निकलता है बाहर, जो आज डालते हैं वो 1 साल बाद निकलता है। तो इसका जैविक खाद इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि इसमें फसल बहुत ज़बरदस्त होती है। और हमारे 4 भाइयों की फैमिली है, उसके लिए हमें 3 सिलेंडर लेने पड़ते हैं। तो ये बनाने के बाद हमें 2 सिलेंडरों की इसमें बचत होती है और 1 सिलेंडर ही हमें लेना पड़ता है। सिलेंडर की इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है कि ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदे की चीज़ है, इससे नुकसान नहीं होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में दुधिया मशरूम का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिल रहा है। इसलिए किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। इसी लाभ को देखते हुए यदि आप दुधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुदादा। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को दुधिया मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान पुआल की चयन कर लेना होगा, इसका बिचाली को चयन कर लेना होगा, माध्यम को चयन कर लेना होगा। ये उसका ज़्यादा भिंगा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, सूखा हुआ होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 इंच साइज में काट लें। काटने के लिए भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ तो मशीन से काटी जाती है, लेकिन जैसे जिसके पास मशीन नहीं है तो हाथ वाला जो मशीन है उससे भी काट सकते हैं। काटने के बाद फिर हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, बीज संक्रमित कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के लिए भी 2 विधियाँ हैं। एक तो उबाल करके कर सकते हैं, या अगर मान लिया हम ज़्यादा बैग बना रहे हैं तो केमिकल रसायन विधि द्वारा हम लोग इसका स्लाइस करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% बाविस्टिन के घोल
1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दे। ये लीटर जो ये पानी जो है ना 100 लीटर पानी है, करीब 10 से 12 केजी चॉप्ड स्ट्रॉ जो कटा हुआ कुट्टी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना शाम में ही हम लोग करते हैं। छोड़ने के बाद फिर सवेरे पानी नितार करके उसको कोई पक्का पर्स हो या कोई, क्योंकि पक्का पर्स नहीं है तो आजकल तो पॉलीथीन का प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट बहुत जगह मिलती है, उसी में आप उसको ले करके उसमें पतली ताप में फैला करके सुखा दीजिए। चलाने के बाद बीच में आपको इसका टेस्ट कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा इसमें नमी बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी ले करके दबाइए। दबाने के बाद फिर आपको हथेली में आपको नमी का एहसास होने तक ये आपको सुखाना है एकदम। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। और जहाँ पर आप बिजाई करेंगे उस स्थान को भी आप साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे पक्का पर्स में आप साफ सुथरा कर रहे हैं या पॉलीथीन में ही आप ये स्पॉनिंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस स्थान को भी आपको साफ कर लीजिए। तो चूँकि पीपीपी बैग अलग अलग साइज़ का आकार का रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 60 × 40 सेंटीमीटर साइज़ का आकार का हम लोग पीपीपी बैग हम लोग यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो इससे छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो हम लोग मीडियम साइज़ का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ मुट्ठी लेकर के इसमें स्पून लेकर के इसमें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो स्लाइस कुट्टी है उसको भरते जाते हैं। भरने के बाद फिर आपको 5-6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग भर दिए। भरने के बाद फिर हल्का हल्का दबाना है और किनारे थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद एक मुट्ठी लेकर के किनारे उसी गड्ढा में गिराते जाते हैं। उसके बाद बीच में भी थोड़ी सी स्पून हम लोग बिखेर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भर देते हैं कुट्टी को। इस तरह से आपका 5-6 लेयर बन जाता है। लास्ट लेयर में पूरी सतह में मशरूम को हमने स्पून को बिखेर देते हैं और एक मुट्ठी कुट्टी लेकर के इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको बंद करने का ये तरीका है, दोनों हाथों से समेटते हुए मुंह को खुला रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ताकि एयर निकल जाए, यानी कि हवा जो भी अंदर है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने बंद कर दिए। ऊपर से टाइट से बांध दीजिए, रबर बैंड से बांध देने के बाद फिर आपका अब तो दोनों तरफ ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी बंद होगा। हम ऐसे रखेंगे तो फिर आपका सब फंगस वगैरह सब मर जाएगा। ऊपर और साइड में 15-20 जगह छेदा कर देते हैं। 18 से 20 दिन में इसलिए कंप्लीट हो जाएगा पूरी कुट्टी में। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। यह आपको केसिंग मिश्रण तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आप इसको जो आपका कटा हुआ है बैग उसके ऊपर उसको समतल करके थोड़ा सा क्रॉच करके उसको समतल करके इसके ऊपर केसिंग मिश्रण को हम लोग केसिंग मिश्रण का परत जो है ना उसको बिछा देते हैं। इसका भी कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई तक होनी चाहिए। समान रूप से हम लोग इसको बिछा देते हैं, क्योंकि उस दिन तो फिर हम लोग दूसरे दिन से हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके जैसे हमने ये रख दिए, ये उसके रखने के बाद फिर केसिंग मिश्रण डालने के बाद फिर आपको प्रोडक्शन हॉल में रखना है। तोड़ने का भी एक तरीका है, जैसे उसको पकड़ा करके थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद उसको पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद जहाँ से निकला वहाँ फिर केसिंग सोल से उसको ढक दीजिए, उसका बिछा दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसको हम इसका जो भी स्ट्रॉ लगा हुआ है नीचे बॉटम में उसको छांट करके फिर आप इसको बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी है आज का डेट में। मशरूम कोई आज नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उत्पादन कर ही रहे हैं। और जैसे एक बैग से करीब 1 से 1.5 kg मशरूम उत्पादन होता है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से मध्यम से तेज गति की गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास में पहली सिंचाई के बाद पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकाल देवें। देसी कपास की फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 35 से 40 दिनों पर करें और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से पहली सिंचाई के साथ देवें। ग्वार की बिजाई के समय 10 से 11 किलोग्राम यूरिया और 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति बीघा बेसल ड्रेसिंग के रूप में देवें। गन्ने की फसल में पहली सिंचाई के बाद की सिंचाइयां 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी की उपलब्धता होने पर करें। पत्तर आने पर 2 कतारों के बीच हल से जुताई करें। गन्ने की फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए पायरिफास 20 EC की 1.25 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। फसल में यदि अगेता, तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम प्रति बीघा या फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोभी में डालें। जिन किन्नों के बाग में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक लगी है उनमें 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पाटोली, जिला दौसा के कृषक बलबीर सिंह ने। ये रेनगन सिंचाई तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो बलबीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाले पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।